हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। दिल्ली का AQI जिस समय मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उस समय बहुत अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि सर्दियाँ जैसे ही आएंगी AQI भी खराब होगा और फिर सवाल उठना भी शुरू होगा। सालों तक ये सारे सवाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से पूछे गए, लेकिन अब बीजेपी और बीजेपी के मंत्रियों से सवाल पूछे जाएंगे, रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछे जाएंगे। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं उनके पास 3 अहम मंत्रालय दिल्ली सरकार में है। उसमें एनवायरनमेंट विभाग भी है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विभाग है और वो है फूड एंड सप्लाईज का। मैं बात कर रही हूँ मनजिंदर सिंह सिरसा जी की। आज पॉडकास्ट में बहुत क्लियरली उन्होंने हमें बताया है कि AQI ठीक करने का क्या रोड मैप दिल्ली सरकार के पास है। खुशी होगी आपको ये जान के कि कूड़े का पहाड़ कब समाप्त हो जाएगा और आपको समतल जमीन दिखाई देने लगेगी, इसका बाकायदा डेडलाइन आज पॉडकास्ट में हमें मिली है। पंजाब में बीजेपी का क्या विजन है, अगले साल चुनाव है, क्या रोड मैप है, ये भी हमने समझने की कोशिश की है। और वो ठीस, वो दर्द जो 1984 सिख दंगों के समय सिरसा साहब के मन में था, वो भी पॉडकास्ट में उन्होंने हमारे साथ आज शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पॉडकास्ट पसंद आएगा। फटाफट से पहले आप लाइक कर लीजिए। हमेशा की तरह एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारा पहला माइलस्टोन है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, वहां तक पहुंचने में हमें और मदद हो जाएगी, हमारी ताकत और बढ़ेगी। आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। और चलिए अब बिना देर किए मैं देती हूँ बोर्डिंग पास। आज के मेरे मेहमान हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, नमस्ते जी। वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो आपने हमारा स्वागत किया है क्योंकि हम चल के आपके घर तक पहुंचे हैं, तो मैं इसके लिए शुरुआत में ही आपको शुक्रिया कह दूं। धन्यवाद जी। और क्योंकि सर देखिए, जो चीज़ें इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं वो सारा मंत्रालय आपके पास है। इसमें एक खूबी और है, पर्यावरण मंत्रालय सर के पास है, तो जीने के लिए हवा चाहिए होती है, हम 1 मिनट भी रह नहीं सकते उसके बिना, वो आपके पास है। फिर फूड सप्लाई आपके पास है, मतलब भोजन राशन सब आपके पास है। और ये 2 ही चीज़ ऐसी है जो नेता हो या आम आदमी हो एक सी पारा है। ठीक बात है। जो हवा मैं ले रही हूँ वही हवा आप भी ले रहे हैं, इसमें ऊपर वाले ने कोई भेद किया नहीं है। अब ये संभव है कि आजकल हमने देखा है ना, रेखा गुप्ता जी की कुर्सी को लेके बड़ी चर्चा है, तो उनकी कुर्सी अलग हो सकती है, मेरी एक अलग हो सकती है, पर आपकी हवा मेरी हवा तो एक है। तो आप ये जिम्मेदारी और इस भार को महसूस करते हैं? बहुत बड़ा करते हैं। पहले तो कुर्सी बता दूं, कुर्सी केजरीवाल जी की है, अब हमने तो इस्तेमाल ही करनी है। दफ्तर भी उन्हीं का छोड़ा हुआ है, कुर्सी भी उन्हीं की। वो कुर्सी उनकी छोड़ी हुई है, उन्हीं की। आप एक बार आगे बाकी भी देखिए कैसी हैं, इससे बड़ी हैं बाकी की। नहीं, जिस कुर्सी के ऊपर इतना हल्ला है कि 66,000 की कुर्सी है, उसमें पहले अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। सारी, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी एक नहीं है ना, आपने तो एक ही देखी है अभी। हाँ, आपको आपके पॉडकास्ट के बाद मैं बाकी की भी वीडियो भेजता हूँ, जरा वो देखियो, इनसे भी बड़ी हैं। नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों हल्ला करेगी? तो उनका काम ही है, छोड़िए, अब उनके पास और क्या है। ये भी ना करें तो क्या करें? चलिए आप बताइए, कुछ तो करना है। हाँ, तो बस यही करना है। ये मुझे लगता है बड़ा खुलासा है कि जिस कुर्सी पर बवाल है वो उन्हीं की है। ऐसी कई है, कोई एक नहीं है। हाँ। केजरीवाल जी की इससे बड़ी बड़ी पड़ी हुई अंदर। तो मुझे तो याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो जो बड़ी कुर्सी थी तो इतनी बड़ी थी कि पुराने जो किंग और शेख बैठा करते थे, वो लकड़ी की इतनी बड़ा, जो अभी पड़ी है वहाँ। मैं आपको फोटो आज भिजवाता हूँ इसकी भी, देखना हम पसंद करेंगे। वो तो बनाने में 1-2 लाख की बनी होगी मुझे लगता है। माय गॉड। और आप अगर हमें फोटो भेजेंगे तो हम वो पॉडकास्ट में भी डालूंगा, इसी में डालने के लिए भेजता हूँ अभी आपको। हाँ, बिल्कुल, लोगों को पता चलना चाहिए। अरे ऑफिस देखिए, वो ऑफिस इतना बड़ा है। ये आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपने सवाल कर दिया तो आपको दूसरा जवाब भी दे देता हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी होते थे तो जहाँ पे अब इनका स्टाफ बैठता है वो मुख्यमंत्री जी का ऑफिस था। तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ कोई तकरीबन 10-10 हज़ार फुट के ऑफिस बनाए गए, एक तरफ सीएम केजरीवाल जी ने अपने लिए, दूसरी तरफ स्टाफ के लिए। तो ये बाद की बिल्डिंग बनाई गई है और उस ऑफिस इतना बड़ा है कि किसी शेख वगैरह के होगा, प्रेसिडेंट ऑफ USA का भी इतना बड़ा नहीं होगा। एक बार आपको ऑफिस भी सीएम का देखना चाहिए।
मौका वो मिलेगा आपने सवाल किया तो इसलिए मैंने अच्छा, आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं सर, मैं व्यूअर्स को भी बता दूं, दिल्ली का AQI 63 है, जो मुझे लगता है बड़ी किस्मत से हम लोगों को नसीब होता है। और कल जब मैं यहाँ आने का प्लान करी थी तब 150 था, एक दिन में ही बहुत अंतर हमने देखा है। लेकिन सर मैं भी मानती हूँ, आप भी इस बात को मानेंगे कि ये कभी भी 63, 50, 90 तो नहीं रहेगा, आगे बहुत बड़ा भूचाल आपके लिए भी आने वाला है। देखिए, जनरली हमने इसको काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल किया है। पोल्यूशन 3 ही तरीके से है, जो हमारे दिल्ली का है, दिल्ली के अड़ोस पड़ोस का भी है, लेकिन उस पर हम बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन है, उसके लिए किस तरह से मैक्सिमम व्हीकल्स लाए जा सकें, 12 स्टेज 6 की गाड़ियाँ लाई जा सकें, दिल्ली के अंदर लोग मैक्सिमम किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर पाएँ, लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे बना पाएँ, दिल्ली की जो पब्लिक जो बसेस हैं या दिल्ली के अंदर जो टैक्सीज़ हैं, उनको किस तरह से बेस्ट EV पे लाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने लगभग अपना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर ई व्हीकल पे लाई रही, बसेस आ रही हैं हमारी। तो हमने इसी तरह इंडस्ट्रीज़ को भी आकर मॉनिटर करना शुरू किया। जब हमने आके, तो इससे पहले जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उनमें 2 कैटेगरियाँ हैं, एक है जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं लगा देगी हुए हैं, और दूसरी है जो लोगों ने अपनी कच्ची प्लॉट ले लेकर इंडस्ट्री काट दी। ऐसी जो इंडस्ट्री थी उसको रेगुलाइज करने का एक प्रोसेस बहुत सालों से, 15 सालों से चलता आ रहा है, जिस पे सरकार ने कभी काम नहीं किया। और उसी चक्कर में वो कहते थे कि इस इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन भी हम नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि हम ये अनऑथराइज्ड है या अनरेगुलाइज्ड है। तो अभी हमने आके DPCC को, उसको भी DPCC के दायरे में लिया। ऐसी अब तक हम 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन चेक कर चुके हैं। ऐसी 2,000 से ज़्यादा, लगभग 1,800 हैं, अब लेटेस्ट थी, अभी 700-800 हज़ार और भी हो सकती, 200-300 और हो सकती है, इसलिए मैं 2,000 रफली कह रहा हूँ, 1,800 तो डॉक्यूमेंटेड है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम बंद कर चुके हैं जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इसी तरह अब चैलेंज ये है कि दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन और डस्ट है, उस डस्ट मिटिगेशन कैसे हो। तो कंस्ट्रक्शन के लिए तो हम काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए हैं कि जब वो बनाएगा घर तो किस तरह से अपने घर की डस्ट बाहर ना जाए उसका इंतज़ाम करेगा। पर फिर भी बहुत डस्ट है, रोड डस्ट है, इन सब को लाना चुनौती है। उसके लिए भी हम MCD को पैसे दिए हैं कि आप MRS लेके आएँ, सभी सड़कों को, बड़ी छोटी सभी सड़कों को मैकेनिकल रोड स्वीपर्स के साथ साफ़ करें ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। जनरली दिल्ली का जो AQI रहता है वो अब 150 के आसपास रहता है, जो कि अपने आप में एक बहुत पिछले कई सालों के बराबरी में बेहतर है। एवरेज 150 रहता है। जब जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दिन को अगर आप छोड़ दें तो अब क्या है कि उन दिनों में जब हवा भी रुक जाती है और जब धुंध पड़ने लगती है, फॉग होता है, वो स्मॉग में तब्दील हो जाता है, क्योंकि फॉग आके रुक जाती है और हवा न चल पाती है, तो जितना भी पोल्यूशन है वो एक जगह पे स्टेगनेंट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कर रहे हैं, इस पे भी काम कर रहे हैं, इनोवेशन चैलेंज लेके आए हैं, बहुत सारी इनोवेशन चैलेंज में नई नई चीज़ें निकल के आए हैं। अब उनको IIT को हमने ऑन बोर्ड लिया है, उन्होंने एक बोर्ड बना के इन सब के एवेल्युएशन कर रहे हैं। अब इनकी फ़िज़िकल एवेल्युएशन हो रही हैं, तो इनमें से जो चीज़ें निकल के आएंगी वो भी दिल्ली के लिए आगे लेके आएंगे हम, ताकि उनसे बेहतरी दिल्ली की जा सके। और दिल्ली के आसपास की हवा को साफ़ करने के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठकें करते हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमारी बैठक थी। तो कैसे गुड़गांव का, फरीदाबाद का, नोएडा का, गाज़ियाबाद का, मेरठ का, रोहतक का, तो ये सारा कैसे एनवायरनमेंट क्लीन हो, क्योंकि एयर शेड तो कॉमन है। तो मान लीजिए अगर हमने सब साफ़ कर दिया, जैसे आपने देखा पिछले दिनों में गाज़ियाबाद सबसे ज़्यादा AQI रहा, तो उसका इम्पैक्ट भी हम पे ही आएगा एयर शेड कॉमन होने के कारण। तो इसलिए ये सारा काम, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसके अंदर जो मॉनिटरिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और हमारी रिपोर्ट्स मंगवाते हैं कि हम क्या कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए, पड़ोसी जो हमारे राज्य हैं उनके लिए भी। तो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को साल दर साल नीचे लेके आएँ। 10-10% भी अगर नीचे लाना शुरू करेंगे तो एक बड़ी जो है राहत दिल्ली को मिलेगी। सच्चाई है ये सर कि मसला और बात सिर्फ दिल्ली NCR की ज़रूर होती है, लेकिन ये AQI लेवल ख़राब होना ये पूरे भारत की समस्या है और उस पर चर्चा होनी चाहिए, अभी से होनी चाहिए। जब स्मॉग आएगा तब नहीं। आपके शहर का जो भी AQI है वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं बनारस की रहने वाली हूँ सर, और आप पूरा ईस्टर्न UP अगर देखिए, वो चाहे लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, बनारस है, ये पूरा एरिया जो है उसमें और दिल्ली के AQI में बहुत फ़र्क होता नहीं है। लेकिन क्योंकि शायद मीडिया दिल्ली में बैठी हुई है और
केंद्र यही दिल्ली कारण में है कि है। केंद्र केंद्र भी दिल्ली में है, दिल्ली के लोग जागृत भी ज़्यादा हैं, मीडिया भी दिल्ली में है। वरना इसी साल की अगर हम बात करें जो पिछला निकल कर गया है, ज़्यादा टाइम जहाँ पंजाब के अंदर जहाँ खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आप मैंने तो कई बार ट्वीट भी किए उनके कि लुधियाना तो इतना बड़ा शहर भी नहीं है जितना बड़ा दिल्ली है कंपैरेटिवली, पब्लिक लोग भी नहीं, वो हमसे भी उसके AQI ज़्यादा था। अमृतसर का AQI हमसे भी ज़्यादा था। इसका मतलब क्या कि हम तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसकी कोशिश करके उसको बेहतर कर रहे हैं। वरना 3.5 करोड़ लोग जिस शहर में रहते हों, और वो भी 70 किलोमीटर बाई 70-60 किलोमीटर ही होगा, बल तो उससे भी कम है, और उस एरिया के अंदर 3.5 करोड़ लोग जहाँ आबादी हो। इसके अलावा जो आप हमारे कूड़े के पहाड़ देखते हैं, जो हमने कहा कि इसको, जैसे हमारी जनरेशन ने या हमसे पहले वाली कई जनरेशन्स ने डायनासोर को नहीं देखा, हमने ये वादा किया है कि हमारे आने वाली जनरेशन इन पहाड़ों को भी नहीं देखेगी, ये पहाड़ फोटो में दिखेंगे। तो अब आप सोचिए कि क्या टारगेट कितने साल मैं का बताता है? हूँ, हाँ। तो अब आप सोचिए कि इनमें से कितने मैट्रिक टन निकल रहा है। तो 13-14 हज़ार मैट्रिक टन तो रोज हम जनरेट कर रहे हैं, एक तो हम उसको वो मैनेज करते हैं। हाँ। इसमें से हम 30 से 35 हज़ार मैट्रिक टन कूड़ा रोज ट्रम्बलिंग के माध्यम से प्रोसेस करके इस कूड़े को हम ख़त्म करते हैं। अब सोचिए उस कूड़े को हटाना, उसके लिए कितनी मैन फोर्स लगी हुई है, कितनी गाड़ियां लगी हैं, कितने ट्रक लगे हैं, कितना, तो इतना बड़ा मैराथन ये जॉब है जिसको सरकार इतने स्मूथली ऑर्गेनाइज कर रही है कि किसी दिल्ली वाले को परेशानी भी नहीं होने देती। ये लगता है, देखिए जब भी आपको चीज़ कहते हैं, ऐसा नहीं है जो सरकार आई है इसकी मॉनिटरिंग मोदी जी तक करते हैं। जिस सरकार की मॉनिटरिंग मोदी जी खुद करते हों, अब सोचिए उस सरकार को कितना काम करना पड़ता होगा। ये तो आप सब लोग देश जानता है कि उनकी वर्किंग किस तरह की है। हाँ। माइक्रो लेवल पे वो काम देखते हैं। क्लास भी लगाते हैं? नहीं, क्लास तो जब आपको एक जिम्मेवारी दी है तो परफॉर्म तो आपको करके देना ही पड़ेगा ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। जो भी नहीं करेगा उसकी क्लास तो लगनी है। परफॉर्मेंस बेस्ड है, और वैसे ही बीजेपी बेस्ड पार्टी परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो इसलिए दिल्ली का चैलेंज कोई छोटा नहीं है, लेकिन हाँ उस चैलेंज को बीजेपी ही कबूल कर पाई है, वरना पहली सरकारें क्यों ना कर पाई। 10 साल तक केजरीवाल जी रहे, क्यों ना पहाड़ कूड़े के हटा पाए। 10 साल तक वो रहे, क्यों ना हवा साफ कर पाए। 10 साल तक रहे, क्यों ना यमुना जी साफ कर पाए। 10 साल तक रहे, क्यों ना साफ पानी लोगों को पहुंचा पाए। 10 साल तक क्यों ना सड़कें बना पाए। तो ये कारण है कि बीजेपी का थॉट प्रोसेस काम करने का है, इसलिए इतनी तेजी से काम शुरू हो गए हैं। सर, अरविंद केजरीवाल से भी जब यही सवाल पूछा जाता था जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जी। तो वो भी यही कहते थे कि क्यों नहीं शीला दीक्षित कर पाई, क्यों नहीं कांग्रेस सरकार ठीक कर है, पाई, उन्होंने तो क्यों नहीं नहीं कर पाए। यमुना साफ किया। वो नहीं कर पाए ना, हम तो नहीं देख पा रहे। हाँ, तो ऐसा हम करेंगे। हमने ये नहीं कह रहे कि वो नहीं कर पाए, हम भी नहीं करेंगे। आपने मेरे से एक सवाल पूछा था, जवाब बीच में रह गया। तो आपने मेरे से पूछा, हमने अपने 5 साल की टर्न्योर में ये कूड़े के पहाड़ को 0 कर देंगे। आपके रहते रहते होगा, अब 4 साल ही बचा है। हम उससे भी पहले करेंगे। आप कहिए 3 साल बचा है, हाँ। मैं कहूँगा उससे भी पहले करेंगे। अगले 2 साल में इसका हमारा टारगेट है। जबान दे रहे हैं आप। अगले 2 साल में हमारा टारगेट है। जो हमारा अभी वेस्ट आ रहा है, हाँ। उसमें से हमारा तकरीबन 3,000 मैट्रिक टन वेस्ट हमारा फिर अभी डंप यार्ड पे जा रहा है। हम बाकी तो 8-9 हज़ार मैट्रिक टन को तो प्रोसेस कर पा रहे हैं, लेकिन 2-3 से 3,500 मैट्रिक टन अभी भी हमारा लेगेसी वेस्ट बन रहा है। अब हमारा बस वही चैलेंज है कि इसको साथ साथ हटाना है, तो 3,500 को भी हटाना है। हम मान के चलते हैं कि 2 से 3 साल के अंदर इसको 100% खत्म कर देंगे। बिफोर दैट खत्म कर देंगे। मैं आपको बहुत लास्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है इसके लिए तारीफ होनी चाहिए सर की, कि अगर वो बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं, हालांकि सर लोग सेव करके अब रखते हैं और फिर आगे सवाल नहीं, हम तो पूछते खुद ही कह रहे हैं ना, कौन सा आपने हमसे जबरदस्ती करवा दिया। ठीक बात। हमने तो आपने हमसे पूछा कि मैंने तो 5 साल से शुरू किया, आपने कहा 4 साल रह गए, मैंने कहा उससे भी पहले करके देंगे। हाँ। तो देखिए हम कर रहे हैं। और मैंने फिर से दोबारा बताऊं, 30,000 से 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज प्रोसेस करके लेके जाना। थोड़ा हमें बताइए ना सर, ये कैसे हो रहा है? मतलब ऐसा होता तो है वहाँ नहीं, पे, हाँ, इसमें मतलब से लोग ये ना सोचें एक जगह से कूड़ा उठा के दूसरी जगह तो नहीं। वो बताने लगा ना। हाँ। इसमें से 3 चीज़ें निकलती हैं। इनहर्ट निकलती है, एक इसमें से जो थोड़ा धूल मिट्टी है और कोई कंकर आ गया, उसकी एक सॉलिड जो चीज़ निकलती है इनहर्ट, वो हमारा चले जाता है NHI की सड़कों के लिए। फिर हमारा इसमें से फ्यूल निकलता है। वो फ्यूल जो है वो हमारी यूपी की इंडस्ट्री और इधर की इंडस्ट्री हमसे खरीदती है, वो फ्यूल के काम आता है। तो मकसद क्या है कि इसमें से वेस्ट ना रहने दें, इसको डंप, इसके अंदर वो चीज़ इसमें से निकाला जाए जो काम हो सके, उसको इस प्रोसेस करके। तो ट्रम्बलिंग मशीन लगती हैं, तो पहले वो इसमें से इनहर्ट जितना निकलता है, हार्ड मटेरियल जो निकलता है उसको अलग से निकालते हैं। फिर जो सॉफ्ट मटेरियल है
उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से फ्यूल निकालते हैं और उस फ्यूल को फिर हम बाहर बेचते हैं। तो इस तरह से इस कूड़े को ख़त्म किया जा रहा है। और ये अगर पहले की सरकारों ने सोचा होता तो ये लेगेसी वेस्ट बनता नहीं। हम अगर साथ साथ में प्रोसेस करते रहते तो ये लेगेसी वेस्ट न बनता। हम आज जो आपको बता रहे हैं 30,000 मेट्रिक टन रोज़ 35,000 30,000 उठाते हैं, वो हमारा नहीं है, वो 10 साल का केजरीवाल जी का दिया हुआ कूड़ा है। हमने वहाँ पे सुंदर प्लांटेशन करके वहाँ पे गार्डन बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये अपने आप में अद्भुत है। इसको कहना और करने में इतना ही अंतर है। जब कोई ये कह दे कि मैं चंद्रमा पे गया था कल और आज वापस आ गया, इसमें इतना ही अंतर है कि कल तक जहाँ कूड़े के पहाड़ थे, अगर वहाँ बाग बगीचे आज बन गए हैं तो ये काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है। और ये रेखा गुप्ता जी की सरकार का काम करने का और मोदी जी की विजन का फर्क है। मुझे लगता है हम भी अगर इसमें थोड़ा सहयोग कर पाए। आप एक बार आइए ना, ये आप अपने पॉडकास्ट में मैं आपको आग्रह करूंगा, मैं अपनी टीम आपके साथ भेजता हूँ, आपको जरूर दिखाना चाहिए कि कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करके जो समतल ज़मीन के ऊपर हमने अपने प्लांटेशन लगा दी है, आपको एक बार डालनी चाहिए बीच में, लोगों को पता तो चले क्या अंतर होता है सरकारों में। ठीक है सर, आपने कहा है, हम ये करेंगे, हम वो तस्वीर लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। एक चीज़ जो मैं बहुत महसूस करती हूँ, हालांकि आपका डिपार्टमेंट है नहीं, लेकिन मेरा दर्द है तो मैं आपको बता दूँ कि हम जो इतना ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं ना सर, घर में उससे भी इतना कूड़ा इकट्ठा होता है। आप कुछ भी इतना, एक बॉटल आप मंगवाएंगे वो इतने बड़े बॉक्स में आता है, उसके अंदर एक और बॉक्स होता है, फिर एक पॉलिथीन होती है, और ये बड़ा कूड़ा हर घर में, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का चलन बढ़ ही गया है। मैं वेबसाइट के नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर ये भी बहुत बड़ा कूड़ा है। तो आपने जो बात कही, मैं हर जगह ये बोलता हूँ। हाँ। अच्छा है कि देखिए अभी हमारा पिछले 4 सालों में क्या अंतर आया है, से 5 सालों में कितना अंतर आ गया। अगर हम प्री देखें, प्री क्या अंतर है में, लोगों पे घर जो खाना आता था वो डिलीवरी जो थी वो लिमिटेड थी बहुत। वो एक पर्टिकुलर फ़ोन करके एक रेस्टोरेंट से कोई डिलीवरी आती थी और वो लोकल, आपके लोकल मोहल्ले के थे। अभी जैसे ही ये जितने बड़ी सारी कंपनी आई तो अभी हर घर में जोमेटो और ये सब चीज़ों ने घर घर पहुँचाना शुरू कर दिया। तो आप सोच के देखिए कि आज दिल्ली के अंदर हज़ारों क्लाउड किचन्स हैं, हज़ारों, और लाखों लोगों के पास ये खाना पहुँच रहा है। तो डेफिनेटली एक कल तक जो एक कल्चर था कि सब्जी खरीदी और घर पे वो बन गई, वो तो आज भी उसी तरह ही आ रही है, वो उसी तरह आ रही है। लेकिन 3 लोग अगर घर के हैं तो 3 लोगों का अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग खाना भी आ रहा है। ठीक है, हम मॉडर्न जमाने की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ खाना नहीं सर, मिंत्रा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नहीं मैं आ गया तो मैं खाने की खाली बात कर रहा हूँ। हाँ। तो खाने में आप देखिए हमारा कितना बड़े रिसोर्सेज लगते हैं, बड़े बड़े ट्रकों में सामान आता है, फिर वो क्लाउड किचन्स हैं, वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, फिर उसकी पैकिंग है, फिर वो पहुँचाने का एक प्रोसेस है घर तक, वो भी फ्यूल कंजम्पशन है, फिर उसके बाद घर पहुँच गया तो जो जिस पैकिंग है जिसको, वो भी सारी पेपर और वो भी हमारी चीज़ों को वेस्ट करती है। और उसी तरह ही बाकी कंपनियाँ जो आज वेस्ट हाउस होल्ड्स को पहुँचा रही हैं, या जितने भी ई प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, तो उनसे डेफिनेटली कई गुना मल्टीफोल्ड इसीलिए बढ़ता जा रहा है। राइट। आपके पास कोई अगर इसका उपाय है, या अगर आप ऐसा कूड़ा कम कर रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता दीजिएगा सर। लेकिन ये जब आपको पता चला कि आपको ऐसा विभाग मिल रहा है जो कांटों भरा ताज है, तो आपको लगा नहीं कि पहले दिन से माइक तो मेरे सामने होगा, मीडिया मेरे सामने आके पूछेगी, जनता मेरे से सवाल पूछेगी। इतना तो रेखा गुप्ता जी से नहीं पूछेंगे जितना आपसे पूछेंगे कि सर हवा का क्या हुआ। पार्टी ने कोई सोचकर जिम्मेवारी दी होगी। और हाँ। वैसे मैं तो गुरु घर की सेवा करता रहा हूँ। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। गुरु साहब ने कहा है जो हवा है वो गुरु है, जो पानी है, जो धरती है, माँ और पिता हैं। तो ये गुरु की सेवा करनी, माँ की सेवा करनी, पिता की सेवा करनी तो हमारा धर्म ही है। तो अच्छी बात है अगर वो मुझे मिली है। तो पवन गुरु पानी पिता माता तरतम हाथ, तरती जड़ी वो माँ है, तो इसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है मुझे। शानदार। अब एक आपने बात कही है तो एक शेर मैं भी इसी बात पे सर पढ़ती हूँ। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है, जिस दिन तय है बिछड़ना उस दिन से पहले कौन गया, जितनी सांसें लिखी हैं उतनी सांसें लेगा इंसान। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, आपको भी मालूम होगा, कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर मनजिंदर सिंह सिरसा साहब कहीं दूसरे शहर में रह रहे हैं तो वो 10 साल ज़्यादा जिएंगे। दिल्ली में अगर रह रहे हैं, ये जब लिखा था ना अल्लामा इकबाल साहब ने, उनको मालूम नहीं होगा। जितनी सांसें ऊपर वाले ने लिखी हैं उतनी सांसें लेके आप अगर दिल्ली में पैदा हो जाएं तो आप 8.5 साल से 10 साल कम जीते हैं। ये उम्र सर मेरी भी घट रही है, आपकी भी घट रही है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि इसमें ना घटे और हम हवा को जल्दी और साफ़ कर पाएँ। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ
कि आप भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये कोई एक दिन का काम तो नहीं है, होता तो हमसे पहले वाले कर ही चुके होते, ये तो स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा भी नहीं है कि चुटकियों से ठीक होने वाला, इसके लिए लॉन्ग टर्म मेजर्स ही लिए जा सकते हैं, जैसे कि फ्यूल व्हीकल्स को ख़त्म करना, जिसको आइस व्हीकल्स हैं जो फ्यूल पे चलते हैं उनका कम करना, भारत स्टेज जो कम से कम पोल्यूटिंग है उस पर व्हीकल्स लेके आना, मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन हो, और इसी तरह जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सड़कों की धूल भी कम हो और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी नॉर्म्स हो और धूल कम हो, ये सब चीज़ें मिलाकर, और इंडस्ट्री की भी। तो मैं तो पूरी सख्ती से लगा हूँ। मैंने तो इस दौरान हर तरह के लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। जिसको लगता है, जिस पे मैं कार्रवाई करता हूँ उसको लगता है कि भाई सिरसा मेरा दुश्मन ही है। अब मैं उनको बताता हूँ कि भाई मैं आपके परिवार का तो दोस्त हूँ, आपके बच्चों का तो दोस्त हूँ। अगर मैं ये कुछ कर रहा हूँ तो आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो साफ हवा ले पाए, मैं उसके लिए कदम उठा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे तो सभी इस चक्कर में दुश्मन है। विपक्ष में कौन ऐसा है जो आपको सबसे बड़ा दुश्मन मानता है? नहीं, कोई नहीं, विपक्ष को मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। विपक्ष का तो काम ही होता है और उनको तो रहना ही चाहिए सचेत। देखिए, अगर बाई चांस की आप सोचिए अगर विपक्ष हो ही ना तो भी तो कौन आके जगाएगा, ये विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मेरा मानना है कि आज का विपक्ष और पुराने विपक्ष में बहुत अंतर है। आज विपक्ष सिर्फ विपक्ष के लिए रह गया है, प्रतिपक्ष के लिए नहीं। आज विपक्ष इसलिए नहीं रह गया कि उसको लगता है कि मेरे को अच्छी बात के लिए गलत काम के लिए आवाज़ उठानी है। आज एक ही बात रहेगी कि मुझे हर जगह पे आवाज़ उठाना, मुझे तो विरोध ही करना है, तो विरोध करना ही मेरा पर्पस है। आज ये रह गया है। तो उन्होंने अगर दिन हम कहेंगे तो रात कहेंगे, अगर हम रात कहेंगे तो दिन कहेंगे। आज इतना ही बस अंतर है, ये ठीक नहीं है मुझे लगता है। बाकी विपक्ष तो होना ही चाहिए। आप कह रहे हैं विपक्ष तो होना ही चाहिए, वो कह रहे हैं आप तो विपक्ष को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। राघव चड्ढा को भी अब आपने ले लिया अपनी पार्टी में। देखिए, वो उसमें तो हमारा कसूर नहीं माना जा सकता। अच्छे लोग एक तरफ खींचते जाते हैं, बुरे लोग एक तरफ खींचते जाते हैं। अच्छा, तो ये स्वाभाविक है। आप भी ऐसे ही खींचे चले आए थे। ये तो दुनिया की रीत है और बहुत पुरानी रीत है। हाँ। हर जगह आप देखिए, एक कोने में आप देखिएगा, शादी में जाइएगा, फंक्शन में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा आप, तो आप देखिएगा एक तरफ पत्रकार अपनी चर्चाएं कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं, तीसरी तरफ जो तिहाड़ जेल से आए हैं वो भी बता रहे होते हैं वो जेलर वहाँ ऐसे होता था, तेरे टाइम पे वो था, मेरे। तो भाई वो सब एक जगह होते जाते हैं। तो ऐसे लिए मेरा मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही तो उसके पीछे कोई कारण है। राघव चड्ढा आज आए हैं ऐसा नहीं है। राघव चड्ढा जी से पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए। मान लो किसी पार्टी में भी नहीं गए, बहुत सारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे जो किसी पार्टी में चले गए। तो अभी आप देखिए, मैं मानता हूं कि पाठक जैसे लोग जो उनके पार्टी के सेकंड इन कमांड थे, केजरीवाल जी के बाद अगर कोई काम था तो संगठन महामंत्री थे उनके। तो अगर पाठक साहब जैसे लोग भी वहाँ दम घुटते और बताते हैं कि यहाँ के हालात ऐसे हैं, तो कौन उनको नहीं छोड़ के गया? एक नाम तो लेके दीजिए। जो सत्ता में नहीं है वो भी छोड़ गए, जो विपक्ष में थे वो भी छोड़ गए, जो नहीं जीते वो भी छोड़ गए, और जो जीते वो भी छोड़ गए। अब बताइए किससे नाम करेंगे? कुमार गौरव से लेके, कुमार विश्वास से लेके अब शुरू करिए, कितने नाम हैं भाई? अब नाम तो गिनिए। तो उसमें हमारा क्या कसूर है? बताइए, हमारा क्या कसूर है? लोग यही कहते हैं कि आप ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं और फिर उसके बाद अपनी पार्टी में ले लेते हैं लोगों को। देखिए, वो तो भगवंत मान का अभी ताजा बयान है, वो कह रहे हैं कि पंजाब चुनाव ऐसे ही बीजेपी जीतेगी, वैसे तो कुछ होने नहीं वाला है, ऐसे ही जीतेगी। तो वो तो मान चुके हैं हारेंगे, वो तो मान ही चुके हैं ना। तो उन्होंने बहाने, देखो केजरीवाल जी तो और राहुल गांधी से सीखा उन्होंने, बहाने पहले तैयार कर लो। जब हारना है तो बहाना पहले से होना चाहिए। हमारे कारण नहीं आ रहे, इसके कारण आ रहे हैं। तो अब पहले उन्होंने ईवीएम मशीन के बहाने लगाए, अब वो लोगों के आगे एक्सपोज होके, फिर उन्होंने लगाए कि जी तो वोटें कटवा देते हैं, वो भी बहाने एक्सपोज हो गए। अब उनको लगता है तीसरा बहाना कोई संभाल कर रखे। लोगों को हारने के बाद क्या कहेंगे? जब पंजाब से हारेंगे तो भागना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे? फिर कहेंगे नहीं जी नहीं, बीजेपी नहीं जीती, ये ईडी सीबीआई जीती है। तो इसलिए उन्होंने बहाना अपना तैयार करा और कुछ नहीं है। उनको पता चल गया कि हार रहे हैं, इसलिए अपने बहाने तैयार कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बहुत दिन से समझना चाहती हूँ, जब स्मॉग ये आता है तो उसके बाद ये जो वाटर स्प्रिंकलिंग होती है हर जगह, उसके पीछे क्या वजह है? तो ऐसा है, दो चीज़ें अलग हैं, स्मॉग और वाटर स्प्रिंकलिंग दोनों अलग अलग हैं। वाटर स्प्रिंकलर्स क्या करते हैं, वो हवा, ज़मीन पर जो धूल है उसको एक जब वो उस पर पानी पड़ता है तो उसका वजन होता है, वो बैठा रहती है, धूल थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है। तो जो एएसजी होती है उस गाड़ी के अंदर, वो जो एंटी स्मोक कटर है, वो जब प्रेशर से चलती है
तो वो जो हवा रुकी होती है, जो स्मॉग बन चुकी होती है, उसको कट करने का काम करती है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जहाँ तक बात है कि वाटर स्प्रिंकलर्स का, ये तो बिना बरसात के हर वक्त चलते रहें, बरसात में इनकी जरूरत नहीं रहती। हाँ। वरना तो मिट्टी बिठाने के लिए, और यही सारा। और अभी हमारे जो MRSM आते हैं, जैसे मैकेनिकल रोड स्वीपर्स जो हैं, उनके अंदर तो अब देखो जो वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है उसमें उन्होंने इनबिल्ट करके लगाया इसको। इनबिल्ट है पानी के। क्यों कि जैसे ही वो काम करना शुरू करता है, उसका जो बोलते हैं स्क्रबर, जैसे ही उसका शुरू होता है तो उसको पानी के साथ गीला करता ताकि धूल बिल्कुल ना उड़े। तो धूल को रोकना काम है। अगर ये जो काम है, अभी हमने बहुत जगह मिस्ट लगाए हैं, मिस्ट स्प्रेस भी अगर आपने देखे हो, वो चलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी मिस्ट फेंकते रहते हैं ताकि नीचे धूल जो है वो नीचे दबी रहे, कंप्रेस रहे नीचे। इसका AQI से कोई लेना देना है? तो अगर धूल नहीं उठेगी, PM 2.5 अगर PM 2.10 अगर दबेगा नीचे, वो हवा में नहीं उड़ेगा तो पोल्यूशन नहीं बनेगा। उड़े तभी पोल्यूशन बनता है अगर वो जमीन से ऊपर उठता है। अगर जमीन पे बैठा रहे, जैसे मिट्टी है कहीं पे, अगर वो जमीन पे रहे तो पोल्यूशन नहीं बनती। जैसे मिट्टी हवा में आती है, आपकी सांसों में जाती है, तो पोल्यूशन बन जाती है। सौरभ भारद्वाज, जिस समय स्मॉग बहुत ज़्यादा था, AQI बहुत ज़्यादा था, उस समय वीडियो बना के हर जगह दिखाई दिए, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये वाटर स्प्रिंकलिंग उन्हीं जगह पे की जा रही है जहाँ पर मीटर लगे हुए हैं और इसलिए AQI उससे डाउन हो जा रहा है। देखो मीटर तो उस टाइम पे अब तो 40 जगह लग गए हैं। उस टाइम पे तो मेरे को ध्यान नहीं, 27 से 28 जगह थे। तो ऐसा नहीं, दिल्ली में हर जगह चलते। और पहले वो भी अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे हायर किए हुए हैं, तो वाटर स्प्रिंकलिंग का काम तो पहले भी करते थे। तो हॉटस्पॉट क्या है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है? वो वीडियोस देखे थे आपने? हाँ, मैं देखे, मैं आपको वही बताने लगा। हाँ। तो हॉटस्पॉट्स क्या हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन थे, उन हॉटस्पॉट्स के ऊपर ही एक्वे स्टेशंस लगाए गए। तो उसके अगर आसपास जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, अगर उसके आसपास आप अपनी धूल नहीं वहाँ भी नहीं बिठाओगे, तो आप 2 किलोमीटर दूर भी काम कर रहे हो, 4 किलोमीटर दूर भी बिठा रहे हो, तो यहाँ भी बिठानी पड़ेगी, यहाँ छोड़ तो नहीं सकते। अब उससे मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा, कैसे किया जा सकता? अभी पर्पस क्या है? पानी फेंकने का पर्पस क्या है? धूल ना उड़े, पोल्यूशन ना उड़े। और पोल्यूशन अगर कम हो गया तो आपका मसला तो हल हुआ। और क्या करना है? मसला तो यही है। मसला क्या है? ठीक बात, पोल्यूशन ना हो। हाँ। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए अगर आपने पानी छिड़कर अपने पोल्यूशन को नीचे बिठा दिया तो इसमें गलत क्या है? तो आप ये कह रहे हैं कि वो वाटर स्प्रिंकलिंग बाकी जगहों पे भी हो रही थी, सब जगह हो रही है, हर जगह उसके जरिए कोशिश थी कि और जो AQI स्टेशंस है ना, हाँ। हम तो खुद ही मैक्सिमम लगाना चाह रहे हैं। अभी हमने एक और लेके आए हैं, जो एक टेक्नोलॉजी के साथ हमने टाई अप किया है। उसके माध्यम से हम हर वक्त की जगह, मान लीजिए अगर कीर्तिनगर में है तो मोती नगर में है, कीर्तिनगर में किस चीज़ के कारण पोल्यूशन है और मोती नगर में किस कारण से पोल्यूशन है, यह भी जान पाएंगे। तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यू स्टेशन और बढ़ा रहे हैं मैक्सिमम, ताकि हमें माइक्रो लेवल पे पता चल पाए कि पोल्यूशन का यहाँ क्या कारण है, उस कारण को रोका जाए। मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कल को पंजाबी बाग में ये निकल कर आया कि यहाँ धूल मिट्टी के कारण पोल्यूशन है, तो वहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर्स के साथ और धूल मिट्टी खत्म करेंगे। मान के निकल के आया कि यहाँ पे इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, तो वहाँ की इंडस्ट्री के पोल्यूशन को कर्ब करेंगे। तो ये तो एक वाटर जो स्प्रिंकलर्स है, ये तो एक कारगर सुविधा है जो कि आम आदमी पार्टी के वक्त पे चलता आ रहा है। ठीक है, उनको ब्लेम करना है और विपक्ष में है तो उनको बोलना ही चाहिए, तो बोलेंगे, ठीक है, उनका काम है। नहीं, बट ये पॉइंट आपका बहुत काम का था कि अगर वाटर स्प्रिंकलिंग करके AQI कम हो रहा है तो वही तो पर्पस है, तो वही करना है ना। और पर्पस क्या है? और हमने कब कहा था कि ये जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं ये पेड़ों को नहलाने के लिए हम लेके आए हैं? तो हम भी तो यही कह रहे ठीक बात, हैं, इसका पर्पस ही है। वो कह रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, देख क्यों। अरे भाई, यही तो पर्पस है कि आपके साफ हवा मिले। और आप मानिए, आप एक बात और मान लीजिए मैं केवल और केवल जीके के 500 घरों के अंदर साफ हवा पहुंचा पाया, तो 500 घर भी तो दिल्ली हमारे ही है ना। ठीक बात। मैं पंजाबी बाग के 200 घरों में अभी हवा साफ हवा पहुंचा पाया, तो 200 पंजाबी के घर के भी तो हमारे ही है ना। तो ये जो उनकी सोच है, ये दर्शाती है कि उनका केवल ब्लेम गेम में वो यकीन करते हैं। हाँ, ये हम तब ब्लेम कर सकते थे जब वाटर स्प्रिंकलिंग सिर्फ उस एरिया में ही हो रही होती। ठीक बात। कुछ आपको कहना है इस बारे में? आप अगर डिफर आपकी राय है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। लेकिन सर, एक चीज़ आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने कूड़े के पहाड़ के लिए बाकायदा हमें डेडलाइन दे दी कि इस समय तक तो मैं ख़त्म कर दूंगा। अब मैं आपकी परेशानी और दुविधा समझती हूँ कि आप ये डेडलाइन हमें AQI के लिए नहीं दे सकते हैं, पर उसका रीज़न है। हाँ, उसके 3 रीज़न है। डेडलाइन में क्यों नहीं? मैंने कहा कि हम कम कर पाएंगे, 10% कर पाए, 5% कर, ये इसी तरह कम होगा, ऐसे नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन कोई बाहर से आके छोड़ नहीं गया यहाँ पे। पंजाब से लेकिन आ रहा है, सुनिए, कोई बाहर से छोड़ कर नहीं गया, पोल्यूशन दिल्ली का है, ठीक है। जब
हमारे यहाँ पे नवंबर दिसंबर आता है तो जो हवा है वो स्टेगनेंट होती है। पंजाब में जो पराली जलाते हैं तो वो भी यहाँ आके रुक जाती है हमारे, क्योंकि पहले से हमारे यहाँ सब कुछ जमा पड़ा है, स्मॉग ने सब कुछ जाम कर रखा है। तो ये इस तरह से है जैसे मान लीजिए आप चंडीगढ़ से चले तो बड़े अच्छे चलते आए, जीटी कनार रोड पे आके गाड़ी रुक गई आपकी जाम में। तो अब जीटी कनार पर गाड़ी रुकी है आपकी, चल के तो आप चंडीगढ़ से आए हैं, तो जाम में आप दिल्ली में फंस गए, 4 घंटे जाम में फंस रहे हो, 4 घंटे आपकी गाड़ी वहीं खड़ी रही। इसी तरह वो हवा जो है अगर तो हमें भी पार करके आगे निकल जाती तो पंजाब का धुआं कभी माना ही ना जाता, क्योंकि वो तो निकल गया। पंजाब से जब वो आता है वो पंजाब अकेला जिम्मेवार ऐसा नहीं है, अब ये तो हवा ही है ऐसी है, हवा ने इधर आना है तो इसमें पंजाब की क्या कसूर है। हाँ, पंजाब उस वक्त जलाता है, ये तो सालों से जलाता आता था, ऐसा नहीं है कि नया जलना शुरू हुआ है। तो फिर क्या फ़र्क आया? फ़र्क क्या आया कि हमारे आसपास में हमारे शहरों का धुआं इतना बढ़ गया है कि जब पंजाब का भी साथ में आता है तो मल्टीफोल्ड हो जाता है, इनटू 5 टाइम्स हो जाता है। मान लीजिए मैं आपको सिचुएशन इस तरह समझाता हूँ, आज अभी 65 है जैसे आपने अभी बताया, मान लीजिए हमारा दिल्ली का AQI हमेशा ही 60 रहता हो या 50 रहता हो, तो अगर पंजाब का धुआं आ भी जाएगा तो अगर 5 टाइम्स इसको और मल्टीप्लाई कर लें तो कितना होगा? 250, 250। और अगर 250 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? बस ये अंतर, 1250, ये अंतर है। तो पंजाब इंडिविजुअली कैन नॉट बी ब्लेम्ड, पंजाब को आप इंडिविजुअली ब्लेम नहीं कर सकते। 3 को ब्लेम कर दें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा हमारा ये जो एयर शेड है, हमारे ऊपर एयर शेड है, कॉमन एयर शेड है, ये लखनऊ से लेके और लाहौर तक एक ही कॉमन शेड एयर शेड है। तो इसमें जो भी चीज डलेगी उसका असर आपको भी होगा, आपको भी होगा, आपको इस तरह सबको होगा। तो हमें इसलिए सारा पानीपत से लेके ये अगर हम सब कुछ साफ करेंगे, हवा साफ होती जाएंगी, तो फिर पंजाब का धुआं आएगा, दिल्ली को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उतना नहीं पहुंचा पाएगा जितना आज पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारी खुद की हवा इतनी गंदी है, गंदी में और गंदी गिरती है तो और डबल गंदी हो जाती है। केजरीवाल जी 3 को ब्लेम करते थे, पंजाब, हरियाणा, तब शायद उनको पता नहीं होगा कि वहाँ उनकी सरकार बनेगी, तो पंजाब हरियाणा में उनकी सरकार थी नहीं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इन तीनों को आप कितना इसमें जिम्मेदार पाते हैं? लगभग 30% सारे ही हैं, सारे ही उतने बराबर के हैं। हाँ। हरियाणा हमारे निचली तरफ है, उसी का भी उतना ही पोल्यूशन आता है। पंजाब का उस वक्त आता है जब वो पराली को आग लगती है, अगर हरियाणा की भी पराली को आग लगती है तो दोनों को मिलकर दोनों हमारी तरफ आना है। हाँ। और हरियाणा तो किसान सुन नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, किसानों के पास विकल्प नहीं है, किसान को आप कसूरवार नहीं, वो क्या करे अपने खेत का। लेकिन आने वाले टाइम में और टेक्नोलॉजी आ रही है, मुझे लगता है कि किसान समझता है उसकी पीड़ा जेन्युइन है, हम उसकी पीड़ा का रास्ता देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो चीखें निकल रही हैं उसकी पीड़ा के कारण और हम कहें कि तेरा मुंह बंद कर देंगे, तो भाई वो तो पीड़ा के कारण चीखें मार रहा है, वो तो किसान का भी मजबूरी है, तभी तो ऐसा कर रहा है, उसको भी ठीक करना ही चाहिए। कोई इसकी मैं डेडलाइन अगर आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि किसान चीखे मार रहे हैं तो हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और हम सब भी देखिए, पंजाब मुझे लगता है कि पंजाब का किसान पिछले कई सालों से जो टीवी पे देखता है उस पर असर हुआ है, वो खुद चिंता तो करता है। कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल ही नहीं परवाह करते होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग समझने लगे हैं पंजाब में भी, और वो इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं, मिलेगा। केंद्र सरकार उनकी सपोर्ट में है, केंद्र सरकार ने मैंने जैसे बताया 10 लाख से ज़्यादा अभी तक इम्प्लीमेंट्स भेजे हैं वहाँ पर, और भी जाएंगे, ये मसला हल हो जाएगा। फिर रह जाएगा हमारा हरियाणा, यूपी, जो हमारे इंडस्ट्रीज पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है। इस नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड अगर कोई एरिया है तो NCR है, और ग्रेटर NCR है, जो रोहतक से इधर से कह लो शुरू होती है, उधर से अगर बात करें तो करनाल से शुरू होता है, इधर से बात करें गाजियाबाद, मेरठ, ये सारा बीच में। तो अब इसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है। आपके पास गाड़ी कौन सी है? मेरे पास तो सरकारी गाड़ी है। EV है? वो नहीं, हाइब्रिड है। अच्छा, तो हाइब्रिड है। सरकार ने अभी क्योंकि सरकार ने तय किया कि गाड़ियाँ भी नई भी नहीं खरीदेंगे, तो हाइब्रिड गाड़ी, कुछ EV गाड़ियाँ 1-2 जो डिपार्टमेंट्स के पास थी, वो सब लोगों के पास जिसको मिल पाई है वो ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो अपनी पर्सनल गाड़ी में EV में चल रही हैं, तो EV गाड़ियाँ जिसके पास थी उसने तो चला ली है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हाइब्रिड जो गाड़ी है वो भी लगभग कम पोल्यूटिंग है, क्योंकि वो फ्यूल कम कंज्यूम करती है। हाँ। मैं आपको बताऊं सर, मैं बनारस की रहने वाली हूँ, मैं बॉर्न एंड बॉट अप बनारसी हूँ, और मेरे खुद के घर में ऐसे अनेकों लोग मैं आपको दिखा दूंगी जिन्होंने सारी ज़िंदगी, इस जनरेशन की नहीं, 2 जनरेशन पीछे की बात बता रही हूँ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी गंगा जल के अलावा और कुछ ग्रहण ही नहीं किया है। वो जहाँ जाते थे बॉटल में लेके जाते थे। आपको अगर ना मालूम हो तो मैं आपको बताऊँ, बनारस में जब हर घर तक नल पहुँच गया, क्योंकि बड़ी पुरानी सिटी है, बहुत पहले पानी हर घर तक पहुँच चुका था, उसके बाद भी वहाँ 20
बीच धारा तक तैर के जाने वाले, ये स्टार्टअप था वहाँ का, मैं आपको बता रही हूँ, और वहाँ से बाल्टी में पानी ले आके और घरों तक पहुँचाने वाले थे। और जो बुजुर्ग थे वो उसी जल को ग्रहण करते थे, नल से आने वाला पानी पीते नहीं थे। अनगिनत बार मैंने भी गंगा जी में डुबकी लगाई है। मेरे जो इन लॉज है वो उत्तराखंड के, लेकिन बनारस में सब ने स्नान किया है। अब एक समस्या ये है कि यमुना में ना तो स्नान किया जा सकता है, ना पानी ग्रहण किया जा सकता है, आप सब वो बात समझते हैं। लेकिन जब डाला छठ होती है ना, तो जो व्रती महिलाएं होती हैं उनकी फिर मजबूरी बन जाता है वहाँ पे खड़े होकर पूजा करना, उसका कोई विकल्प आप दे नहीं सकते। अब फिर डाला छठ आएगा ही इस साल, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि 865 AQI है, लेकिन चैलेंजेस आपके सामने आगे बहुत आने वाले हैं। तो ये यमुना की सफाई की जो इतनी बातें होती हैं, और पिछले साल भी हमने देखा आर्टिफिशियल घाट की बात सामने आ गई, तब आपको सत्ता संभाले हुए बहुत कम समय हुआ था, अब 15 महीने हो गए। इस बार का कोई रोड मैप है? देखिए, हमारे रोड में तो काम चल ही रहा है। कैसे चल रहा है वो भी आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। तो जो यमुना जी में अनट्रीटेड वाटर चल रहा है, चाहे इंडस्ट्रीज से आ रहा है, चाहे STPs ठीक ना होने के कारण आ रहा है, कोशिश रहेगी कि यमुना जी के अंदर साफ़ पानी जाए। जब वो साफ़ पानी ट्रीट होके जाएगा तो यमुना जी साफ़ होती जाएगी। वो भी प्रोसेस यही है, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40, यही तरीका है। 2-2, 3-3% ऐड करते जाएंगे तो सफाई होती जाएगी, यही तरीका है। और ऐसा नहीं है कि कोई यमुना जी के अंदर कोई ऐसे पानी गंदगी है जो नीचे से एकदम से निकाल के बाहर आ जाएगी, या कोई ऐसा काम है जो 1 घंटे में साफ़ होना है। बेस्ट मशीन्स आई हैं, इक्विपमेंट्स आए हैं। प्रवेश वर्मा जी हमारे जल मंत्री जो हैं वो खुद विदेश गए थे, वहाँ से टेक्नोलॉजी जो है वो भी साफ़ करने के लिए के आए हैं। एग्जिस्टिंग को कैसे साफ़ करना है और जो नया पानी आ रहा है उसको कैसे साफ़ करना है, दोनों पे काम चल रहा है। मुझे बड़ा अच्छे से याद है अरविंद केजरीवाल जी ने डेडलाइन दी थी इस मामले में और कहा था 2025 तक यमुना में आप डुबकी लगा पाएंगे। अच्छे से याद है मुझे उनका ये। नहीं, हाँ, नहीं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। नहीं, हाँ, उन्होंने 2013 में कहा था कि मैं आते ही यमुना जी को साफ़ कर दूंगा। 2015 में कहा था मैं 2020 की इलेक्शन से पहले कर दूंगा। 2020 में कहा था 2025 की इलेक्शन से पहले कर दूंगा। और 2025 में कहा था कि मुझे एक मौका और दे दो, मैं यमुना जी साफ़ कर दूंगा। मैं जिस स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ उसमें उन्होंने कहा था कि आप डुबकी लगाने वाले हो जाएंगे। यही कहा था, मैं लगाऊंगा, कहा था मैं साथ चल के तुम्हारे डुबकी लगाऊंगा। हाँ, तो आप लगा पाए है, यमुना जी हो पाई? वो तो भाग गए यहाँ से। हाँ, तो बात ही खत्म कर दी। जो कहते थे मैं साथ जाऊंगा, ना मैं हूँ ना तुम डुबकी लगाओ, तो भाग गए। तो हमारी कोशिश है इसको बेहतर करता। पर मैंने फिर से बताया, इस बार जब हमारी छठ पूजा हुई थी तो हमने काफ़ी अपने जो कोशिश करके इन चीज़ों को रोका था। पानी भी साफ़ यमुना जी में और लेके आए थे, हरियाणा से भी आग्रह किया था, साफ़ पानी भी छुड़वाया था, और घाटों के ऊपर भी जाके सफाई कराई थी। हमारी जिम्मेवारी लगाई थी मुख्यमंत्री जी ने, हर मंत्री खुद जाएगा और यमुना जी पे जाके सफाई का काम खुद संभालेगा। और कई दिन तक हम लोगों को कहा गया था कि आप वहाँ रह के काम करवाएंगे। उसका इम्पैक्ट होता दिखा बाद में। कभी आपने ये महसूस किया है, ये राजनीति से इतर मैं आपसे बात कर रही हूँ, कि हम कभी रोज ही महसूस करते हैं, कैसे बताएं आपको। हम जब भी किसी नेता से बात करते हैं, आपके पहले भी मैंने जिनका भी इंटरव्यू किया है, तो वो हमेशा हमें यही आश्वासन देते आए हैं। ये मैं राजनीति से इतर आपसे बात कर रही हूँ सर। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप देखिए हम काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। वो काम भी गिनाते हैं, लेकिन वो काम कभी होता नहीं है। इसीलिए एक आम आदमी का ट्रस्ट कम होने लगता है राजनेताओं की बात पे। आप याद कीजिए ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जो विश्वास हमें हमारे नेताओं पर होना चाहिए वो ख़त्म होता जा रहा है। ये आपने फील किया है? आप नेता है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आपको फील होता है? नहीं, सबको ही होता है। जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक है। जब आप किसी कमिटमेंट को पूरा कर नहीं पाते तो लोगों का विश्वास टूटता है। लेकिन कई लोगों के कारण सब लोग बराबर माने जाते हैं। देखिए, जो मोदी जी की सरकार है, जो मोदी जी के स्टेट में गवर्नमेंट हैं, वो बीजेपी की हैं। वो दैट आर गवर्नड बाय दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस कंसेप्ट से ही जो मोदी जी का कंसेप्ट है। दोनों में बहुत अंतर है। बाकी लोगों की क्रेडिबिलिटी में कि वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे मोदी जी इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि तुमने क्या कहा था और क्या करोगे। यहाँ पे बीजेपी की रिपोर्टिंग होती है। मैंने पहले पार्टी अकाली दल में भी काम किया है। ये एक वाहद पार्टी है, कांग्रेस के हमारे मित्र में रोज़ मिलते हैं। ये वाहद पार्टी है जो हर चीज़ की आपको साइलेंट मॉनिटरिंग करती है, और आपकी आउटपुट क्या है, आप क्या कर पाए हैं अब तक, इसकी जानकारी हमसे ज़्यादा उनके हाथों में रहती है। इसलिए यहाँ जो भी आप कमिटमेंट करके आए हैं, पार्टी कहती है उस कमिटमेंट को पूरा करो। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ उसकी। अभी कल हमें कहा गया कि अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुरुआत से लेकर
और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक हमारा सेवा पखवाड़ा शुरू होता है। पार्टी का उसको वोटों का तो कोई लाभ नहीं है, उसे को वोट तो मिलनी नहीं है। पार्टी क्या कराती है, सभी को सेवा पखवाड़ा में एक जिम्मेवारी लेनी। कोई सफाई कर रहा है, कोई हॉस्पिटलों में जा रहा है, कोई मरीजों को लाके उनकी ब्लड लाके दे रहा है, कोई जाके मंदिरों की सफाई कर रहा है, कोई गुरुद्वारों की। अभी कहा गया कि आप अपने कार्यकर्ताओं के घर में जाकर एक दिन रहेंगे, और कहाँ रहेंगे? जहाँ का वातावरण आपको लगता है कि उस इलाके का, आपकी विधानसभा के अंदर सबसे खराब वातावरण जहाँ पे, आपने वहाँ जाके रहना है ताकि आपको पता चले कि उसकी क्या क्या मुसीबतें और उसको आपको ठीक कैसे करके देना। ये पार्टी इस सोच से चलती है। बहुत अंतर है आपको हमारे इस पार्टी में और बाकी पार्टियों में। इसलिए आप कभी नहीं कह सकते मैं तो गलत हो सकता हूँ, मेरे तरह और भी कोई नेता गलत हो सकता है, लेकिन जो सिस्टम भाजपा ने बना दिया है वो गलत नहीं हो सकता। उस सिस्टम में से सबको निकल के जाना होगा, और जो सिस्टम से नहीं निकल जा पाएगा वो बाहर हो जाएगा। इतनी स्ट्रिक्ट जो है मॉनिटरिंग रहती है सब लोगों की। मेरा कोई व्यूअर फिर आपको उसी दरमियान अपने घर बुलाना चाहे, क्योंकि अब तो आपने बता दिया है, वैसे तो भी जाना अरमान चाहिए। उनके जाग गए होंगे। जाते ही रहते हैं जी। देखिए मैं हाँ। तो बताऊँ, अब लोग नेताओं के बारे में कह तो देते हैं, हाँ। लेकिन हमारा तो काम भी ये है, सुबह से यही काम करते हैं। आपको एक बात कभी ज़िंदगी में सोच के देखिएगा, ठीक है, पॉलिटिकल लोगों का जैसे आपने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई शक नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि नेता कौन है। सुबह फ़ोन उठाता है, पहला फ़ोन, तो कोई ये नहीं कहता उसको गुड मॉर्निंग, कोई ये नहीं कहता भाई साहब क्या बात है मैं प्रसाद लेके आ रहा हूँ, आप भाई साहब मैं नाश्ता, क्या कहता है भाई साहब मेरी ये तकलीफ़ है। दूसरा फ़ोन भाई साहब मेरी ये तकलीफ़ है। तीसरा फ़ोन भाई साहब मेरी ये तकलीफ़ है। चौथा फ़ोन मेरे डॉक्टर के पास इलाज नहीं हो रहा। पांचवा फ़ोन मेरे को पुलिस ने परेशान कर दिया। छठा फ़ोन मेरी एमसीडी में प्रॉब्लम है। सातवां फ़ोन मेरी क्रिमिशन में दिक्कत है। मेरे घर हर आदमी आपको, नेता को एक ही काम के लिए फ़ोन करता है, वो क्या है, अपनी मुसीबत बताने के लिए। लेकिन हम हंसते चेहरों के साथ उनके दर्द को, उनके साथ पीड़ा को समझते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये कहना बड़ा आसान है, कभी इस शूज़ में पैर डाल के देखिए। फिर आप लोग हमें सिर्फ स्टेजों पे देखते हैं तो उनको लगता है कि ये बड़ी चमक चाहती चीज़ें हैं। जब हमें विधानसभा में बोलते देखते हैं, जब मंत्री पद की कुर्सी पे बैठे देखते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी साथ में लेके आता है जो नेता बनता है। ऐसा नहीं है कि बिना जिम्मेवारी के आता है।